उससे पहले कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए। बताइएगा पहला का आंसर क्या होगा। जरा सोच के पहला का आंसर मुझे बताइएगा। ई डिग्री दिया हुआ है F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 2F माइनस बन रही है, ठीक है ना। और ई डिग्री हाफ F2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स F माइनस। पूछा गया है कि दोनों की जो ई डिग्री होगी वो क्या होगी, सेम होगी, हाफ होगी, डबल होगी, एनीबॉडी। F2 का रेड्यूस होना, ओके, का ई डिग्री दिया हुआ है और पूछा गया कि हाफ F2 होना। बेटे देखो, फ्लोरीन का रेड्यूस होना, अब फ्लोरीन तो F2 फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। अब F2 के लिए निकालो या हाफ F2 के लिए निकालो, वो तो मास पे डिपेंड करता नहीं। एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ई डिग्री, है ना। ई डिग्री रिडक्शन एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो सेम हो। आप F2 का निकालो या हाफ F2 का निकालो, वो सेम होगा। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिएगा, गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट्स डैश टू डैश। ये आंसर तो मालूम होना चाहिए आपको। गैल्वेनिक सेल क्या को क्या में कन्वर्ट करती है? नहीं मालूम किसी को? केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट ऑक्सीडेशन कहां पे होता है? एनोड। एनोड पे। अब बेटा नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि आपसे कि सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन कौन सा? ई डिग्री ए, ई डिग्री बी, ई डिग्री सी, ई डिग्री डी दी गई है। आपको कॉम्बिनेशन बताने गया है कि ए और बी को मिलाओगे तो सबसे अच्छा होगा, ए और सी को या ए या डी को, किसको मिलाओगे तो कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा होगा। बताओ कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा, इसका मतलब क्या है कि क्या सर? फर्स्ट का सबसे ज्यादा किस केस में मिलेगा? ई डिग्री ए और ई डिग्री बी वाला में। ई डिग्री ए और ई डिग्री बी को मिलाएंगे तो देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि दो हाफ सेल के बीच में जितना दूरी होगा उतना अच्छा ईएमएफ आपको मिलेगा। तो आपको ज्यादा दूरी पता करना है तो आपको क्या करना है, सबसे छोटा वैल्यू और सबसे बड़ा वैल्यू देखना है ना। सबसे छोटा वैल्यू होगा जो बनेगा एनोड, और सबसे बड़ा वैल्यू होगा जो होगा कैथोड। सबसे छोटा वैल्यू वाला इलेक्ट्रॉन फटाक से लूज करेगा और सबसे बड़ा वाला इलेक्ट्रॉन फटाक से गेन करेगा, है ना। तो सबसे छोटा वैल्यू तो ये वाली नजर आ रही है, मिनिमम, है कि नहीं? ये वाली मिनिमम वैल्यू और ये वाली आपको दिख रही है मैक्सिमम वैल्यू। माइनस 1.25 0.24 से छोटा होता है माइनस, है ना। जितनी माइनस बड़ी होती है छोटी वैल्यू। तो आप किसका कॉम्बिनेशन बैठाओगे? सी और डी का। सी और डी का कॉम्बिनेशन में सबसे अच्छी आउटपुट आपको मिलेगी। ओके, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ। ये तो आपको मालूम होनी चाहिए, ये बहुत सिंपल है, इसका आंसर बताओ। क्या होगा? ई डिग्री से आएगा। आंसर बताओ क्या होगा ई डिग्री से? ई डिग्री से -0.89। चलिए देखते हैं -0.89। मुझे पहले ये बताओ कि इसमें और इसमें आप किसको एनोड बनाओगे और किसको कैथोड बनाओगे? टिन वाला को कैथोड बनाओगे कि क्रोमियम को कैथोड बनाओगे? एनोड।
ये वाला कैथोड बनेगा क्योंकि ज्यादा है, ये वाला एनोड बनेगा क्योंकि एसआरपी की वैल्यू कम दी हुई है, दोनों रिडक्शन है, दोनों रिडक्शन। तो आपका ई डिग्री सेल आ जाएगा, ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड, ई डिग्री कैथोड 0.15, एनोड ई डिग्री कैथोड माइनस माइनस 0.4 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगी 0.894 प्लस 0.9 वोल्ट, माइनस कहां से प्लस। यस अब इसका बताओ, इसका राइट आंसर बताओगे आप, जो भी सॉल्व कर रहे ट्राई करो बेटा, सॉल्व करो, राइट आंसर बताओ मुझे। ओके वैल्यू ज्यादा तो कैथोड होगा, वैल्यू ज्यादा एसआरपी वैल्यू ज्यादा तो कैथोड ज्यादा ना, ये वाला आप लगा दो कैथोड, एनोड कैथोड डिग्री इसका कैथोड बड़ा माइनस वैल्यू कैथोड होगा, ये वाला हो जाएगा आपका एनोड, ठीक है ना। तो आ जाएगी आपकी 0.80 कैथोड है क्या, माइनस माइनस एनोड, तो 0.14 0.94 ठीक है ना। ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड, माइनस माइनस प्लस। सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस फॉर ई सेल, यदि ई सेल क्या आएगी तो आपकी सेल रिएक्शन पॉजिटिव 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 है ना। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर दिया हुआ, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, कॉपर, सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव सिल्वर है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है ना। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये बताया था लास्ट क्लास में। प्रोपोर्शनल टू ओपी एसओपी। अब आपको बोला गया है एक चीज कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा यदि आप एक चांदी के चम्मच से जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को स्प्रे करोगे। ये जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन है मान लो, और इसको एक चांदी के चम्मच से आप स्टीर कर रहे हैं, ये वाला सिल्वर का चम्मच, कुछ होगा क्या? नो सर। कुछ होगा? ध्यान से सुनो, नो नहीं होनी सर चाहिए, नो। क्योंकि देखो आपको ये वैल्यू मालूम है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर यदि बढ़ रही है तो इसका यस मतलब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल इसका बिल्कुल कम है, रिडक्शन पोटेंशियल बिल्कुल कम है, तो ये वाला ठीक उल्टा हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा सिल्वर का है ना, यस सर। सबसे ज्यादा इस चार्ट में सिल्वर का है और एल्युमिनियम का कम ही है, कहीं ना कहीं सिल्वर का एल्युमिनियम से ज्यादा है। तो याद नहीं, अब जिंक पूछा है तो जिंक देखिए, सिल्वर का जिंक से ज्यादा है, सिल्वर का जिंक से ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो कुछ भी होने के लिए Zn2+ को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी ना जिंक बनेगा, यदि कुछ होगा यहाँ पे तो यहाँ पे क्या सिल्वर जिंक को इलेक्ट्रॉन देगा? दे सकता है कभी भी? नहीं दे सकता, क्योंकि सिल्वर की तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, कभी नहीं देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से स्टील करो, कुछ नहीं होगा। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो बेटा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए आपको क्या किया गया है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी गई रिडक्शन पोटेंशियल, देखो ध्यान से, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की कुछ वैल्यूज दी हुई है। अब आपको बोला गया कि इन वैल्यूज को आप देखिए
और ये बताइए क्या ये सब रखना सही है? सिल्वर नाइट्रेट को आप कॉपर के डब्बे में रख सकते हो, कॉपर के वेसल में पूछा गया है, रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? तो सोचना है। देखो कोई भी चीज को सेफली रखना है किसी कंटेनर में तो सिंपल सी बात है, मानो कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन है HSO4 ही सॉल्ट सॉल्यूशन दिखाई, ठीक है? तो कोई भी चीज को यदि सेफली रखा जा सकता है कोई कंटेनर में तो ये जो पॉजिटिव आयन है इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलना चाहिए रेड्यूस होने के लिए, शुड नॉट गेट इलेक्ट्रॉन, शुड नॉट गेट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यदि मिल गया तो रेड्यूस हो जाएगी और रेड्यूस हो जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगा और ये वाली चीज बर्बाद हो जाएगी, है ना? तो मुझे एक बात बताओ, सिल्वर नाइट्रेट को मैंने कॉपर के डब्बे में रखा है ना, सिल्वर नाइट्रेट जो सॉल्यूशन है उसको कॉपर के डब्बे में रखा है, क्या सही से रखा जा सकता है कि कुछ गड़बड़ हो? तो बता सकते हैं रखा जा सकता है कि कुछ गड़बड़ होगी? जैसे देखिए यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है तो Ag प्लस और NO3 माइनस है, तो Ag प्लस को यदि इलेक्ट्रॉन मिल गया तो रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या सिल्वर कॉपर से इलेक्ट्रॉन ले सकता है? ये तो आपको वैल्यू से पता चलेगा। हाँ, सिल्वर का वैल्यू बड़ा है, कॉपर से इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, सिल्वर आराम से कॉपर से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वैल्यू छोटी है, केवल खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, तो आप नहीं रख सकते। सिल्वर नाइट्रेट को यदि कॉपर के डब्बे में रखोगे तो रिएक्शन होगी क्योंकि कॉपर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। दूसरा वाला बताओ, मैग्नीशियम नाइट्रेट कैन बी केप्ट इन कॉपर वेसल, क्या रख सकते हो? मैग्नीशियम 2 प्लस है और NO3 माइनस है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर से ले सकता है? चलो देखते हैं वो भी। कॉपर का 0.34 है, कॉपर का 0.34 है और मैग्नीशियम का -2.37 है ना, मैग्नीशियम का -2.37 है, तो कॉपर कभी भी इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम को नहीं देगा, कॉपर कभी भी इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम को देगा क्या? नहीं देगा। ज्यादा जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन कम वाले को नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, तो इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा भैया आप सेफली रख सकते हो क्योंकि तब ये सही से रखेगा, आप इसको रख सकते हो, ये राइट ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगी रखने से। थर्ड वाला बताओ, चलो सोच के बताओ थर्ड वाला। 0.7 सोचिएगा। HCl सर थोड़ा सा साइड हो। बताइए कॉपर क्लोराइड को क्या सिल्वर के डब्बे में रख सकते हैं? कॉपर क्लोराइड मतलब Cu प्लस है यहाँ पे और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या सिल्वर इलेक्ट्रॉन देगा कॉपर को? नो सर, नहीं नो देगा, नहीं देगा, तो ये रख सकते हैं हम, कुछ नहीं होगा, कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन सेफ रहेगा। आप बताइए ये वाला मरकरी क्लोराइड, जैसे मर्क्यूरस क्लोराइड को आप क्या कॉपर के वेसल में रख सकते हो? यस सर, रख सकते हैं, चलो देखते हैं। Hg प्लस है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन ये किससे ले सकता है? जिसका वैल्यू कम होगा उसी से ले सकता है, तो यस Hg का 0.79 है, इसका 0.34 है, हाँ कॉपर तो इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, दे देगा, ज्यादा है कॉपर से, तो रिएक्शन तो हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, तो रखना सही है क्या? यस सर, नो सर, नो, रिएक्शन हो जाएगी तो कहाँ से रखेंगे हम, स्टोर करेंगे? ओके, यदि रिएक्शन करवानी है तो ठीक है, पर रिएक्शन नहीं है करवाना है स्टोर करने के लिए, तो ये एक अच्छी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सोचिएगा इसके बारे में। ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आराम से सोचो इसके बारे में थोड़ा सा। ओके, बोला गया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में
बोला गया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है उसमें ए की पोजीशन, बी की पोजीशन, सी की पोजीशन, डी की, ई की और एच मतलब हाइड्रोजन की पोजीशन आप बताइए इन रिएक्शंस को देख के। तो चलिए आपको मैं 2-3 मिनट का टाइम देता हूं, थोड़ा सोचिए और बताइए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है ना, हाइड्रोजन तो 0 पोजीशन होता है, चलो मान लिया, ठीक है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन वो तो 0 पोजीशन पे होगी। अब आगे आपको बताना है कि कौन सबसे नीचे है, कौन सबसे ऊपर में है, ये ऑर्डर आपको बताना है। तो क्या आप इन रिएक्शंस को देख के कुछ बता सकते हो? जरा सोचिए, टेक योर टाइम, 2 मिनट टाइम ले लो और बनाने की कोशिश करो इस क्वेश्चन। चलो देखते हैं। यहाँ पे पहला रिएक्शन जो दिया हुआ है A+H2SO4 बन रहा है ASO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब कहानी यहाँ पे है कि एसिड जो है हाइड्रोजन गैस बन रही है। इसका मतलब क्या है, ये जो H+ है इसको इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। और आपको ये बात मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एसिड को इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, ये वाला नीचे होगा हाइड्रोजन से कि ऊपर होगा, तो इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है। जरा सोच के बताइए, इलेक्ट्रॉन तो नीचे वाले ही न दे सकते हैं, ऊपर वाला तो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं दे सकता। और आपको ये भी बताया था कि एसिड से हाइड्रोजन वही निकाल सकता है जो हाइड्रोजन से नीचे हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आपको इस रिएक्शन से यही चीज पता चल रहा है यहाँ पे कि ए वाला जो है ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे रहा है, तब ना ए बन रही है A2+। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ए नीचे है हाइड्रोजन से। अब देखिए दूसरा रिएक्शन यदि आप देखोगे, इस रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि सी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, किसको लूज कर रहा है, ए को लूज कर रहा है ना। यहाँ पे आप यदि देखोगे कि ए जो है A+ है प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस बन रहा है, तो ए इलेक्ट्रॉन सी से ले रहा है। ए जब सी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो सी नीचे होगी कि ऊपर होगी, ध्यान से बताओ। सी से ए इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो सी नीचे होनी चाहिए कि ऊपर होनी चाहिए? नीचे होना चाहिए, सीधा सा बात। तो सी हो गया नीचे, क्योंकि सी की कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन इससे ले लेने, है कि नहीं? ध्यान से देखो, सी यहाँ पे न्यूट्रल है, नहीं सॉरी, ए इलेक्ट्रॉन ले रहा है सी से, ए जो है इलेक्ट्रॉन ले रहा है सी से। ध्यान से देखो, ए इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है सी से, मतलब क्या है, सी नीचे होगी तब ना इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है, सीधा सवाल है। तो सी होगी, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन देखो, C+ECl2 कोई रिएक्शन नहीं हो रही, मतलब सी ई को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा तब ना रिएक्शन नहीं हो रही है। E+ है यहाँ पे, इसको यदि इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तब रिएक्शन हो जाएगा, बट रिएक्शन नहीं हो रहा, तो मतलब सी ई को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है, सी जो है ई से ऊपर है, सी जो है ई से ऊपर, अब ना सी ई को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा। ध्यान से देखो बेटा, सी ई को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, सी ई को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, दैट मींस व्हाट, ई नीचे होगी तब ना इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, ई नीचे,
ई वाली नीचे, ओके, ई नीचे है तब नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा। गॉट इट? समझ आई? अब देखिए ये वाला डी और बी का, डी और बी का कहानी देखिए। यहाँ पे आप देखोगे कि डी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, डी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब डी बी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सीधी सी बात है बी जो है डी से ऊपर होगा, डी डी से ऊपर होगा। ओके, तो ये तो हो गया कहानी। बट दिया क्या हुआ, एक और चीज, डी जो है H2SO4 को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये देखो डी H2SO4 को इलेक्ट्रॉन, थोड़ी गलत लिखी हुई, यहाँ पे रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो डी जो H2SO4 के साथ है कोई रिएक्शन नहीं होना, मतलब डी हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। जब डी हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है इसका मतलब क्या है, डी ऊपर है, तो पोजीशन हो गई डी ऊपर है तो डी उसके ऊपर ही, तो पोजीशन है बी डी, फिर हाइड्रोजन, फिर ए सी। ओके, अंडरस्टूड? समझ आई? चलिए आगे देखते हैं हम। सर स्क्रीनशॉट लेना है थोड़ा सा सर। हाँ ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ई डिग्री सेल और ई सेल के बारे में। ई डिग्री सेल जो होती है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है? ई डिग्री सेल एक्सटेंसिव होती है कि इंटेंसिव होती है? इंटेंसिव। ई डिग्री सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो डिपेंड नहीं करेगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे डिफाइन है। यस सर। और वहीं ई सेल जो होती है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ। तो चलिए हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और एक इम्पोर्टेंट पार्ट को देखते हैं। पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखिएगा थोड़ा ध्यान से। लैटिमर डायग्राम, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जी में 2019 में एक अच्छी क्वेश्चन पूछी गई और आपके स्कूल एग्जामिनेशन में भी हो सकता है कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। ओके, तो लैटिमर डायग्राम एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे हम लोग कोई हाफ सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं कि क्या होता है। सपोज करो आपको दिया हुआ है E डिग्री Cu2 प्लस से कॉपर 0.34 वोल्ट, ठीक है।
E डिग्री Cu2 प्लस से Cu प्लस से Cu2 प्लस, ठीक है। E डिग्री Cu प्लस से Cu2 प्लस यह हुआ -0.153 और आपको बोल दिया गया कि E डिग्री Cu प्लस से Cu2 प्लस निकालिए। तो क्या आप निकाल सकते हो इसको? तो चलो ये जो एक सिचुएशन है, एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है ये हमें समझना है। तो पहले ये एक क्वेश्चन को ही समझ लो, इसको एक क्वेश्चन के ही रूप में देखो। तो आप इसको क्वेश्चन की तरह समझोगे तो ये वाला जो वैल्यू दिया हुआ है ये रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? ये रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल सर, है ना। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और Cu बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो ये एक रिडक्शन पोटेंशियल है जिसकी वैल्यू आपको दी गई है 0.34 वोल्ट। ये वाला रिडक्शन दिया हुआ है कि ऑक्सीडेशन दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है सर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी हुई है, Cu प्लस Cu2 प्लस बन रही है, मतलब ये क्या है, एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तब ना एक और यूनिट चार्ज आ रहा है इसमें, तो ये रिडक्शन नहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस, या इसको ऐसे लिख दो Cu प्लस Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, इलेक्ट्रॉन लूज हो रही है यहाँ, एंड इलेक्ट्रॉन का लूज होना इज ऑक्सीडेशन। तो इसका वैल्यू दिया हुआ E डिग्री का 0.153 ऑक्सीडेशन का दिया हुआ, बट नॉर्मली हमें मतलब होता है रिडक्शन से, तो इस इक्वेशन को हम उल्टा लिख सकते हैं, ये -0.153 दिया हुआ, इस इक्वेशन को यदि उल्टा लिखें तो Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस will give you Cu प्लस। अब ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, Cu प्लस यदि इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो Cu प्लस बन गया, तो E डिग्री रिडक्शन की वैल्यू क्या होगा, 0.153 पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी 0.153। ओके, तो नॉर्मली आप कोई भी क्वेश्चंस बनाने के दौरान आप वैल्यूज को रिडक्शन पोटेंशियल में कर लेना, ठीक है ना। तो अब इससे तो हमें कोई मतलब नहीं रह गया। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट, आपसे पूछा गया है कि Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस Cu2 प्लस, तो बेसिकली आपसे पूछा गया है, उसको भी रिडक्शन में बना सकते हैं सर, रिडक्शन ही पोटेंशियल पूछा गया है। ओके, तो E डिग्री रिडक्शन आपको पूछी गई है यहाँ, तो आप क्या करोगे इसको निकालने के लिए? देखो चलो एक कहानी दिखाता हूँ आपको। ये दोनों से E डिग्री सेल Cu2 प्लस वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मानो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो सॉरी एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है Cu2 प्लस, तो क्या बन जाएगा, Cu2 प्लस यदि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा, Cu प्लस बनेगा, एक चार्ज कम हो जाएगी, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कम होगी। अब मानो Cu प्लस और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो ये बन जाएगा Cu, जो एक पॉजिटिव चार्ज है वो भी खत्म हो जाएगा। मानो इसका रिडक्शन कुछ दिया हुआ है E1, इसकी रिडक्शन कुछ दी हुई है E2, तो हम लोग Cu2 प्लस से Cu 2 स्टेप में पहुंच रहे हैं। पहला स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, दूसरा स्टेप में और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, और मैं यदि चाहूं तो यहां से यहां भी डायरेक्ट जा सकता हूं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, कोई बताएगा? 2 सर, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे।
ओके, अब मैं मानता हूं इस स्टेप का रिडक्शन पोटेंशियल जो है E3 है। एक्चुअली लैटिमर डायग्राम बोलता है कि आप ऐसे यहां पहुंचो या ऐसे यहां पहुंचो, दोनों कहानी तो एक ही है कि नहीं? आप यहां से यहां जाओ या ऐसे यहां जाओ, दोनों कहानी एक ही है। तो एज पर लैटिमर डायग्राम वी कैन राइट N1 E1 मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया इनटू उसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया इनटू रिडक्शन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू डायरेक्ट के N3 into E3। ओके, ये लैटिमर डायग्राम बताता है। अब आपसे पूछा गया है क्या निकालने के लिए, जल्दी बताओ कौन सा स्टेप का पूछा गया है आपसे? स्टेप का CU प्लस C E2 पूछा गया है आपसे, है यस कि सर। E2 पूछा गया। तो E2 को यदि मैं सब्जेक्ट का फॉर्मूला बनाता हूं तो N3 E3 माइनस N1 E1 डिवाइडेड बाय N2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। N3 E3 है, ये N1 E1 को मैं उधर ले जाके माइनस कर दिया और N2 को मैं नीचे ले आया। ओके, तो E2 का वैल्यू मिल सकता है हमको, मतलब ये सेकंड स्टेप की मिल सकती है वैल्यू। तो चलिए हम लोग देखते हैं E2 N3 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 0.34 माइनस N1 स्टेप में 1 इलेक्ट्रॉन, वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.153 डिवाइडेड बाय N2 कितना है, N2 स्टेप में 1 ही इलेक्ट्रॉन। तो E2 आप आई सपोज निकाल सकते हो, ये होगी 0.68 माइनस 0.153। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.527 आएगा आई सपोज, है ना। तो 0.68 और 0.153 आप माइनस करोगे तो 10 में से 3 जाएगा will be 7 और 7 में से 5 गया 2 और 6 में से 1 गया 5 5 2 7 yes right। समझ आई कि नहीं आई? ओके यस सर। चलिए बेटा, तो ये तो एक कहानी हुई, किसी को नोट वोट करना है तो कर दो एक बार। ओके, इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग आप लिख सकते हो। देखिएगा, एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बनाओगे Fe3 प्लस, सपोज करो एक ऐसा है Fe3 प्लस Fe2 प्लस और Fe और ये डायरेक्ट स्टेप। ओके, मानो इस स्टेप का रिडक्शन U1 है, इसकी E2 है और इसकी E3 है। ओके, अब जल्दी से मुझे बताओ, आप ये स्टेप से ये स्टेप जाओगे तो कितना इलेक्ट्रॉन लोगे? 1 इलेक्ट्रॉन सर लो जो कितना इलेक्ट्रॉन लोगे? 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। इस स्टेप में 1 इलेक्ट्रॉन सर 2 प्लस से 2 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन लोगे?
Fe3 प्लस से यदि डायरेक्ट Fe जाओगे पूरे पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है 3 इलेक्ट्रॉन सर 3 इलेक्ट्रॉन, तो हम लिख सकते हैं N3E3 इक्वल टू N2E2 प्लस N2E1 लिख सकते हैं N1E1। तो आप एज अ होमवर्क इसको करके आओगे, आप ये वाला वैल्यू देख लेना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ये वाला देख लेना और आप E3 निकाल सकते हो आराम से। यदि मान लो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकती है, कोई भी दो का दे देगा, बोलेगा तीसरा का निकाल लेंगे, तो आप आराम से निकाल सकते हो ऐसे। तो ये सिंपल एक टाइप का क्वेश्चन बनता है आयरन से रिलेटेड, और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बट आई सपोज लेटिमर डायग्राम आपको समझ आ गई होगी, आप डायरेक्ट स्टेप में निकालो या डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेप्स के जाओ, ये प्रोसेस एक होगी। सर ये ऑक्सीडाइजेशन के लिए भी होगा? हाँ उल्टा भी कर सकते हो आप, एक ही बात है, उल्टा जाओ आप, यदि एरो उल्टा कर दोगे तो क्या नहीं होगा, एक ही बात। ओके यस सर। चलिए रिलेशन बिटवीन, अब हम लोग निकालने वाले हैं रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। आपको सेल पोटेंशियल और गिब्स एनर्जी के बीच में रिलेशन निकालना है। ओके गिब्स एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकालना। सर गिब्स एनर्जी थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए, पहले हम क्लास नहीं किए थे गिब्स एनर्जी का 11th में। अच्छा नहीं किए थे? नो सर। ठीक है बता देते हैं। देखो एक्चुअली गैल्वेनिक सेल जो होता है वो एक कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मालूम है कि नहीं? सेल है उसमें स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस होता है। जो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो में जो बदलाव आती है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमेशा नेगेटिव होती है। ऐसे समझ लो कि एक सिस्टम था, उसका इनिशियल गिब्स एनर्जी था मानो 50, ठीक है। इनिशियल गिब्स एनर्जी था उसका जो 50, ठीक है, और फाइनल गिब्स एनर्जी जो है वो 20। तो ड्रॉप इन गिब्स एनर्जी कितनी आई? इनिशियल गिब्स एनर्जी 50, फाइनल गिब्स एनर्जी 20, तो ड्रॉप कितनी है? 20 माइनस 50 है ना। चेंज यदि मैं आपसे पूछूं तो 20 माइनस 50 है, तो दैट इज 30 माइनस ड्रॉप आई है ना, माइनस 30 बोलो। ओके यस माइनस 30 बोलो, माइनस 30 की ड्रॉप आई, मतलब इतना कम हुआ। माइनस 30 चलो एक तो हम लोग कन्वेंशन यूज करते हैं, मान लो कि 30 की ड्रॉप आई, तो गिब्स एनर्जी में जितनी ड्रॉप आती है उसी के बराबर का यूजफुल वर्क आप कर सकते हो। यस सर। ड्रॉप इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू द यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम यूजफुल वर्क जो आप ऑब्टेन कर सकते हो। ओके अंडरस्टूड? कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो गिब्स एनर्जी में ड्रॉप आती है उसी के बराबर का मैक्सिमम यूजफुल वर्क आप ऑब्टेन कर सकते हैं।
ओके, अब देखिए यहां पे कुछ कहानी ऐसा है कि ड्रॉप इन गिव्स एनर्जी इज मैक्सिमम यूजफुल वर्क जो आप ऑब्टेन कर सकते हो। मैं लिख सकता हूं, इक्वेट कर सकता हूं दोनों को। चेंज इन गिव्स एनर्जी या ड्रॉप इन गिव्स एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। ओके, अब यहाँ पे कहानी बैटरी उटरी की हो रही है तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क। तो बेटा आपसे मैं इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला पूछूं तो इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल, है ना? तो चार्ज इज Q, पोटेंशियल इज V। ओके, अब सपोज कीजिए इफ one electron flows then Q is equal to कितना? यदि एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो कितना चार्ज फ्लो करता है? अरे एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो कितना चार्ज फ्लो करेगा? एक इलेक्ट्रॉन में कितनी चार्ज होती है? -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। यस, तो माइनस हटा दो, मैं मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ, वो नेगेटिव पॉजिटिव से मुझे मतलब नहीं है। बट हाँ, यदि एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करती है तो चार्ज जो फ्लो कर रही है 1.6 into 10 to the power -19 यस सर, यस सर। फ्लो कर रही है। अब इफ 1 mole electron flows then Q is equal to roughly Q is equal to 96500 कूलम कॉलम 1 फ्राइडे बराबर इतना कूलम। ठीक है, तो आपको ये मालूम होनी चाहिए। ये तो आप निकाल भी सकते हो 6.022 into 10 to the power 23 1 मोल into एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप निकाल सकते हो। तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जब एक मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो चार्ज लगभग 96,500 कूलम के बराबर फ्लो करेगी। लगभग, बराबर बोलोगे तो 96,487 होती है, बट हम अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको 96,500 कूलम पकड़ते हैं। ठीक है, और दिस इज नोन एज 1 फैरेड। इसको हम लोग 1 फैरेड बोलते हैं रफली। अब बेटा आपसे एक क्वेश्चन है कि यदि मानो 5 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही है तो कितनी चार्ज फ्लो होगी? 5 फैरेड 5 फैराडे। यस सर। 10 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही है तो 10 फैराडे। यस सर। तो आप देखिए बात हो रही है कितनी वर्क ऑब्टेन होगी इलेक्ट्रिकल वाली। तो वर्क जो होती है इट्स चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो अब मैं मानता हूं कि n मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही है। जब n मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो कितना चार्ज फ्लो करेगा? n फ्राइडे। ठीक है, तो मैं Q के जगह में NF लिख सकता हूं। यस सर। लिख सकते हैं। पोटेंशियल के जगह में अब बैटरी है तो सेल की पोटेंशियल ही होगी या सेल ईएमएफ होगी, जिसको Yes, हम sir. लोग E से डिफाइन करते हैं, है ना? यस सर। तो W बराबर NFE आ गया। अब हम लोग वर्क को गिब्स एनर्जी से इक्वेट कर रहे हैं, तो आपको मालूम है ड्रॉपिंग गिब्स एनर्जी नेगेटिव होती है। वर्क को हम लोग गिब्स एनर्जी से इक्वेट किए हुए, तो ड्रॉपिंग गिब्स एनर्जी तो नेगेटिव होती है। तो मैं यहाँ पे एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि ड्रॉपिंग गिब्स एनर्जी तो नेगेटिव ही होती है। तो मैं माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब देखो दिस इज इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 1 पुटिंग, ये ब्लू मिटता है, पुटिंग 2 in 1 पुट कर सकता हूँ ना कि नहीं? जो मैक्सिमम वर्क होती है वही तो गिब्स एनर्जी में ड्रॉप के बराबर होती है, और नेगेटिव साइन भी डाल दिया। तो मैं लिख सकता हूँ del G is equal to minus NFE। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस सर।
Drop in gives energy is equal to minus NFE. N क्या है? Number of electron transferred. ओके, या आप बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यदि एक मोल मतलब जितने सारे मोल ले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एफ Faraday constant. 96,500 कूलम ई Yes. सेल पोटेंशियल है ना। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, डेल जी ड्रॉपिंग गिव्स एनर्जी है, चेंजिंग गिव्स एनर्जी। तो बेटा जो गिव्स एनर्जी में ड्रॉप आई उसका हमारे पास एक फार्मूला आ गया, एक रिलेशन आ गया सेल ईएमएफ के साथ, दैट इज इक्वल टू माइनस एनएफई। तो ये तो एक नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है। अब स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करूं मैं तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल जी नॉट, स्टैंडर्ड कंडीशन समझ रहे हो ना, एक मोल कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 बार। तो उस कंडीशन में यदि मैं ड्रॉप इन गिव्स एनर्जी निकालूंगा तो इसको मैं स्टैंडर्ड कंडीशन दे दूंगा, तो ई डिग्री है ना। ई डिग्री क्या होती है? स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ये इक्वेशन याद रखो या ये याद रखो, दोनों सेम है। ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में। डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपको याद रखनी है। ओके, तो देख लो, ऑब्जर्व कर लो अच्छे से। इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके, आप इसको देख लो और एक क्वेश्चन बनाओ एंड आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम। 1 मिनट टाइम देता हूं, क्वेश्चन को बनाओगे आप। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क that can be obtained from a galvanic cell under standard condition. From a galvanic cell under standard condition. तो ये सम को आप बनाइए, मैं आपको 2 मिनट टाइम देता हूँ। ट्राई करो, अपना दिमाग लगाओ, बनाने की कोशिश करो। इसको पहले नोट डाउन करो, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप इन गिव्स एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फैराड इनटू सेल ईएमएफ। चलिए बनाइए इसको।
बना बेटा? नहीं, नहीं बना? चलो मैं बताता हूँ। देखिए, मैक्सिमम वर्क जो ऑब्टेन कर सकते हैं गैल्वेनिक सेल से अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो मैक्सिमम वर्क जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं दैट इज इक्वल टू ड्रॉप इन गिब्स एनर्जी, एंड ड्रॉप इन गिब्स एनर्जी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू एनएफ ई नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ई डिग्री सेल मालूम होना चाहिए, गैल्वेनिक सेल। तो आपके गैल्वेनिक सेल के बारे में तो मालूम है ना कितना आउटपुट होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में? कितना होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में? कितना आउटपुट होता है गैल्वेनिक सेल का? 1.1। यस, इट्स 1.1 वोल्ट होती है। ओके, ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड। तो कैथोड रहता है कॉपर और जिंक रहती है एनोड, तो 0.34 माइनस माइनस 0.76, 1.1 वोल्ट। तो डेल जी नॉट, अब यदि आप इक्वेशन लिखते हो गैल्वेनिक सेल का, तो गैल्वेनिक सेल का इक्वेशन होता है Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Cu। ये गैल्वेनिक सेल का इक्वेशन है, सबको मालूम है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे इसमें बताओ कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे एक रिएक्शन में? एक रिएक्शन में कितने सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? 2 सर। 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली हम लोग एक रिएक्शन के लिए तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर जो भी हम लोग लाते हैं वो किलो जूल पर मोल या जूल पर मोल, तो हम लोग एक मोल रिएक्शन का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है, तो एक मोल में कितने सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, कोई दिक्कत? अंडरस्टूड? तो 2 डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन, माइनस 2 इनटू, फिर एफ के जगह में क्या लिखेंगे? 96,500 इनटू 1.1। सॉल्व कर सकते हो आप कि नहीं कर यस सकते हो? यस सर। इट्स माइनस 21227 जूल पर मोल आएगी आपकी आंसर। किलो जूल में करना है तो 10 टू द पावर माइनस 3 से बन जाएगा। ओके, चलिए मिटा दो इसको, नोट डाउन कर लो। चलो एक और देता हूं क्वेश्चन। 2Fe3 प्लस प्लस I2 प्लस 2I1 gives I2। ओके, अब आपको बोला गया है कैलकुलेट डेल जी फॉर रिएक्शन, है ना? डेल्टा जी फॉर रिएक्शन आपको निकालने बोला गया है, और आपको ई डिग्री सेल दिया गया है, वैल्यू आपको दी गई है ई डिग्री सेल की, इट्स 0.236। निकाल सकते हो ये वाला? चलो निकालो। इस रिएक्शन के लिए ड्रॉप इन गिब्स एनर्जी जल्दी निकालिए। जल्दी निकालिए बेटा इस इक्वेशन की। सर सर
चलो बेटा इसे बनाओ। बना किसी का? चलो जल्दी से बताओ मुझे। इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं? 2 से 2। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगी, बहुत सिंपल है। डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, डेल जी नॉट का बात करें। अब देखो इलेक्ट्रॉन तो 2 ही ट्रांसफर हो रही है, 2 इंटू 96,500 कूलम, और ई डिग्री तो आपको दिया हुआ है, तो इसको कोई निकालने में दिक्कत है क्या? नहीं ना, तो आप निकाल सकते हो, इसको आराम से सॉल्व कर लेना, जूल पर आंसर आ जाएगी आपको, तो दिक्कत नहीं। सिर्फ तो पहचानना है कि कितना पूछ दिया, ये कितना मैक्सिमम वर्क, इसके बराबर का मैक्सिमम वर्क, और कुछ नहीं। गॉट इट सर वो 1674.20 किलो जूल। हाँ वो ठीक है, सॉल्व कर लेना। देखो नेक्स्ट तो आपके सिलेबस में नर्स्ड इक्वेशन है, बट मैं नर्स्ड इक्वेशन आज स्टार्ट नहीं करूंगा। नर्स्ड इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन से सेट होते हैं। अब नर्स्ड इक्वेशन का क्यों जरूरत पड़ा ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखो ये जो नर्स्ड इक्वेशन है इसका जरूरत हमें क्यों पड़ा, और नर्स्ड इक्वेशन होती क्या है ये जरा समझ लो, और नेक्स्ट क्लास में कुछ चीजें आपको पढ़ के आनी है, तब नर्स्ड इक्वेशन आपको समझ जाए। मुझे एक बात बताओ, हम लोग जो ई डिग्री सेल निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड। ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड। तो हमें सेल का एक पर्टिकुलर कुछ ईएमएफ मिलता है, कुछ आउटपुट मिलता है। तो ये वाला जो हम लोग कर रहे हैं एट 298 केल्विन, एट 1 बार प्रेशर, एट 1 मोलर कंसंट्रेशन, है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या यदि मैं कंसंट्रेशन को 2 मोलर कर दूं और टेम्परेचर को 500 केल्विन कर दूं, या प्रेशर को 2 बार कर दूं, तो क्या सेल काम नहीं करेगा? नहीं करेगा सर, ई डिग्री तो स्टैंडर्ड सेल काम करेगा सर, सेल तो काम करेगा, सेल फॉर्मूला अलग हो जाएगा। हाँ सेल काम करेगा, बट मेरा बोलना है मतलब क्या बैटरी काम नहीं करेगा यदि मैं टेम्परेचर बदल देता हूँ। देखो बैटरी है मेरे घर में, वो अब गर्मी के दिन में काम कर रहा है, ठंडा के दिन में नहीं काम करता है क्या? काम करता है, बट हमारे पास तो फॉर्मूला सिर्फ एक है, जो फॉर्मूला बोलता है कि भैया आप तभी लगा सकते हो जब आप स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में तो सेल काम करता ही है, तो उस कंडीशन में भी तो कुछ ईएमएफ भी होगी या कुछ आउटपुट मिलेगा, तो वो आउटपुट हम लोग इस इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, नहीं स्टैंडर्ड वैल्यू पकड़ के नहीं निकाल सकते। तो नर्स्ट ने एक इक्वेशन बनाया जिस इक्वेशन के दम पे किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर पे या किसी भी कंसंट्रेशन पे मैं सेल की ईएमएफ निकाल सकता हूं। ओके, तो यही है नर्स्ट इक्वेशन जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आपको मालूम होनी चाहिए एक बात कि जो सेल पोटेंशियल होती है, इस सेल है ना, जो सेल पोटेंशियल होती है डिपेंड्स अपॉन किस किस पे डिपेंड करती है, तो अभी तो बताया ये सब पे डिपेंड करेगी।
कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी? पे और कंसंट्रेशन पे। करेगा। कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होती है, मैं आपको बताया Yes. था, समझाया था ये। टेम्परेचर भी चेंज करने से इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज होती प्रेशर, है। प्रेशर को भी बदलोगे तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन शिफ्ट होगी, है ना? Yes, sir. तो कहीं ना कहीं इन तीन कंडीशन पे तो, और मटेरियल चेंज कर दोगे तो पोटेंशियल चेंज होना ही है, तो मटेरियल चेंज करनी तो कोई बात करनी ही नहीं। तो कंसंट्रेशन बदल दो, टेम्परेचर बदल दो, प्रेशर बदल दो या मटेरियल बदल दो, तो सेल पोटेंशियल तो ऑब्वियसली बदलेगी। तो उन सब बदले हुए कंडीशन में हमें सेल की आउटपुट पता करना है, हमें नर्स इक्वेशन का जरूरत पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नर्स इक्वेशन देखेंगे, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सेल पोटेंशियल किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, वो टॉपिक को एक बार रिवाइज करके आना, तब आगे समझें। ओके बेटा, तो फिलहाल के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। पढ़ के Thank you. आइए। Thank you, sir. चलिए।